इंटरेस्ट रेट दे रहा होता है, तो जो देने वाला इंटरेस्ट रेट है वर्सेस जो इंटरेस्ट रेट बैंक ले रहा होता है उसके डिफरेंस से बैंक कमा रहा होता है। कन्वेंशनली बैंक का एक मॉडल इस तरह से रन करता है, ठीक है, बोरिंग वर्सेस लेंडिंग, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है वो बैंक की मेन इनकम उधर से आती है, ठीक है। एज अपोज टू दिस इस्लामिक बैंक, अब जाहिर सी बात है उसने भी बैंकिंग करनी है, उसके पास भी जो लोग आएंगे वो बैंकिंग नीड्स के लिए आएंगे, वो किसी और चीज़ के लिए तो आएंगे नहीं, लेकिन बैंक को इंश्योर करना है कि वही नीड्स शरिया कंप्लाइंट तरीके से पूरी करे, राइट ऑन। तो अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, डिपॉजिट साइड वर्सेस द फाइनेंसिंग और लेंडिंग साइड, ठीक है। तो डिपॉजिट साइड के ऊपर भी हमारे पास दो किस्म के कस्टमर्स आएंगे। एक वो लोग आएंगे जो करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें वो किसी किस्म का प्रॉफिट या इंटरेस्ट रेट नहीं चाहते, और दूसरे होंगे सेविंग अकाउंट होल्डर्स जो कि किसी किस्म का प्रॉफिट चाहते हैं बैंक के पास अकाउंट खोलने के ऊपर, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट था उसके ऊपर तो चूंकि कन्वेंशनल बैंक भी कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं देता, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है उसमें, अच्छा यहाँ थोड़ा सा I'll take a break and I'll tell you what exactly रिबा is, interest is, and then I'll continue with this, क्योंकि बहुत से लोगों को रिबा और इंटरेस्ट की डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कई ऐसी चीज़ें जो कि इंटरेस्ट के ज़मरे में नहीं आती, पीपल उसको भी इंटरेस्ट कहते हैं, और जो इंटरेस्ट होता है कई दफ़ा उसको भी इंटरेस्ट नहीं समझते। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरेस्ट? लोगों को आमतौर पे ये तो पता होता है कि यार इंटरेस्ट का मतलब सूद, सूद का मतलब रिपायरिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, ये भी पता होता है कि ये गलत है, हराम है, एज यू मेंशन्ड अर्लियर। तो लोगों की सुनी सुनाई डेफिनेशंस होती हैं इधर उधर से। तो क्या इस बारे में अब ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम आप कहेंगे कि यार इसके बारे में कोई कुरान या हदीस में कुछ चीज़ आएगी तो हम उसको मानेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें कि रिबा इटसेल्फ है क्या, इस चीज़ की हमें डेफिनेशन कुरान में तो नहीं मिलती। कुरान में ये तो आता है कि रिबा गलत है, रिबा जो लोग रिबा को इस्तेमाल करते हैं, रिबा में इन्वॉल्व है, उसके साथ ये मामला है, लेकिन ये रिबा इटसेल्फ क्या है इसके बारे में हमें हदीस में मालूमात मिलती हैं। और टू बी स्पेसिफिक देयर इज अ हदीस जिसमें वो बड़ा क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन इसकी आती है, और वो ये आती है कि किसी भी कर्जे के मामले में किसी भी किस्म का नफ़ा लेना, किसी भी कर्जे के मामले में किसी भी किस्म का नफ़ा लेना ये सूद है। any kind of loan or debt that draws any kind of benefit, that is interest. Any kind of loan, this is something I want to highlight to people. ये definition आपके ज़हन में हो तो you'll be able to judge what exactly qualifies as interest and what does not. So any kind of loan or debt that draws any kind of benefit. So two things important here. Any kind of debt की बात हो रही है, loan की बात हो रही है, यानी अगर आप ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी मैं आपको चीज़ खरीद के बेचता हूँ उसमें एक नफ़ा रखता हूँ, तो वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो डेट नहीं है, वो लोन नहीं है, राइट ऑन। और इसी तरीके से इसमें एक और चीज़ मैंने बात की, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, तो हो सकता है वो बेनिफिट मॉनेटरी हो सकता है वो बेनिफिट नॉन मॉनेटरी हो। इन बोथ केसेस इट विल क्वालिफाई एज इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जांपल, आई लेंड यू 1000 रुपीज फॉर अ मंथ एंड आई से यू रिटर्न बैक टू मी 1100। इस केस में तो इंटरेस्ट बहुत ऑब्वियस होगा कि आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे 1000 रुपये के बदले में 1000 रुपये ही वापस करें, बट बिकॉज ऑफ द बेनिफिट दैट आई ऑफर्ड यू, यू नो व्हाट आई वांट, कि आपका जो गाड़ी है ना मुझे बड़ी पसंद है, सो आई वुड वांट टू कीप दिस कार फॉर अ मंथ फॉर माई सेल्फ, तो मैं इसको ड्राइव करना चाहता हूँ इस लोन के बदले में जो मैंने आपको दिया है। पेट्रोल भी मैं डलवाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन आई वांट टू यूज योर कार बिकॉज आई लेंट यू दिस अमाउंट। तो अभी मैंने पैसे तो उसने मुझे 1000 रुपये वापस किए, लेकिन मैंने उससे एक बेनिफिट ड्रॉ किया है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, फॉर एग्जांपल, दिस इज आल्सो इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई वांट टू ड्रिल इन फर्स्ट बिफोर आई कंटिन्यू विद द डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। सो नाउ कमिंग बैक टू द कंपैरिजन दैट आई वाज टेलिंग यू of Islamic banking model versus the conventional banking model. So Islamic banking model, deposit side, people who want to deposit the money with the bank, as I was explaining, दो किस्म के लोगों, current account holders और saving account holders. Current account holders वो होते हैं जो बैंक के पास जब पैसे रखवाते हैं तो बैंक से वो किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं चाह रहे होते हैं, all they want is the safeguarding of their money. तो बैंक चूंकि उस पर कोई पैसे नहीं दे रहा होता उनको, ठीक है, तो दैट्स परफेक्टली फाइन बोथ इन इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल बैंक के अंदर भी अगर किसी ने मजबूरी में अकाउंट खुलवाना ही हो तो करंट अकाउंट खोलने की अभी भी इजाजत दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उस पर बैंक कोई बेनिफिट आपको नहीं दे रहा, यानी आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, और चूंकि लोन पे बेनिफिट नहीं है तो उसकी गुंजाइश निकलती है। मेन मसला आता है सेविंग अकाउंट्स में। सेविंग अकाउंट्स में कन्वेंशनल बैंक चूंकि आपसे पैसे बोरो कर रहा होता है, उस पर एक आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, तो दैट्स इंटरेस्ट। इस्लामिक बैंक एज अपोज टू कन्वेंशनल बैंक जब आपसे पैसे लेता है वो लैंडिंग की
रिलेशनशिप पे नहीं करता, लैंडिंग बोरिंग के रिलेशनशिप पे नहीं करता, वो बेसिकली करता है on the basis of mudarba or mudarba is essentially a form of partnership. For example, Rida, I tell you you have money and I have the skills to deploy my services to earn a profit on that money, so we can do a partnership. So you bring to me 1 lakh rupees and I have the skills to generate a profit. I have the skills. हम दोनों एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, हम दोनों कहते हैं you'll bring the money, I'll use my skills to earn profit from that money, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों एक प्री डिटरमिन्ड रेशो के साथ आपस में शेयर कर लेंगे. दैट्स मुजारबा. ठीक है ना? So one party brings the money, the other party utilizes their skills and they enter into a partnership and they distribute the profit at the end of it. तो इस्लामिक बैंक जब डिपॉजिटर से पैसे लेता है, सेविंग अकाउंट होल्डर से, जो जिनका मकसद ये होता है कि बैंक हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे, तो वो उनसे लोन की रिलेशनशिप की बजाय कहता है कि हम आपसे मुदारबा की बेसिस पे पैसे ले रहे हैं, कि आप हमारे पास पैसे रखवाएंगे एज अ पार्टनर. ठीक है? यू विल बी द वन हु ब्रिंग्स द मनी एंड वी विल बी द वर्किंग पार्टनर. हम उस पैसे को डिप्लॉय करेंगे शरिया कंप्लायंट सोर्सेज में, और वहां से जो रिटर्न जनरेट होगा उसमें से कुछ हम रखेंगे और कुछ आपको देंगे एज पर अ प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये तो होगी डिपॉजिट साइड. तो यहाँ पे बैंक ने कोई लेंडिंग ट्रांजैक्शन आपने अगर नोट किया तो यहाँ कोई लोन नहीं था, पार्टनरशिप थी विच इज शरिया कंप्लायंट. इसकी मिसाल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मिलती आती है. अच्छा, नाउ द अदर साइड के बैंक के पास वो लोग जो कि पैसे लेने आते हैं, व्हाट इज द बैंक डू विद देम, एंड दैट विल कंप्लीट द होल पिक्चर इंशाल्लाह. तो जो लोग बैंक के पास, लोग से मुराद अगेन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल, जो पैसे लेने आते हैं, बैंक उनको भी कर्जा नहीं देता. द बैंक डज नॉट गिव आउट लोन्स. ठीक है? एज अपोज टू अ कन्वेंशनल बैंक. कन्वेंशनल बैंक लोन देता है, चाहे आप गाड़ी लेने आएंगे, चाहे आप घर लेने आ रहे बैंक के पास, घर की फाइनेंसिंग, गाड़ी की फाइनेंसिंग या बिजनेस की फाइनेंसिंग, एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी अ लोन इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंस. इस्लामिक बैंकिंग में लोन नहीं होगा इस साइड पे. जब आप पैसे लेने आएंगे, इस्लामिक बैंक विल आस्क यू एग्जैक्टली व्हाट इज योर नीड. गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, एंड डिपेंडिंग ऑन योर नीड it will finance your need through a Sharia compliant mode. वो शरिया कंप्लाइंट मोड किस किस्म का होगा? या तो सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन होगी. फॉर एग्जांपल आपको अपने बिजनेस के लिए, आपका एक बिजनेस है जिसमें आप टेक्सटाइल का काम करते हैं, आपको कॉटन चाहिए, कॉटन की प्रोक्योरमेंट करनी है. तो एज अपोज टू कि बैंक आपको लोन दे के, मैं आपको लोन दे रहा हूँ और आप बस जाके कॉटन खरीदें और बाद में मेरा लोन वापस कर दें, आप बताएं आपको कॉटन चाहिए, तो व्हाट द बैंक विल डू, द बैंक विल प्रोक्योर कॉटन फर्स्ट and then sell it to the customer after keeping a profit. तो नीड तो उसने भी पूरी कर दी इस्लामिक बैंक ने, लेकिन लोन नहीं दिया. That becomes Sharia compliant. तो यहाँ any Sharia compliant mode, for example sale और purchase और rental और partnership, इस किस्म के जो मोड्स हैं जो शरिया कंप्लायंट हैं, जिसकी हम इस्लामिक फाइनेंस में मिसालें भी मिलती हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके ऑनवर्ड्स, उन मोड्स को डिप्लॉय करके, यूज़ करके मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में एंटर होगा उन लोगों के साथ जो पैसे लेने आते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा, खुद भी प्रॉफिट बनाएगा, और वो जो पूरा प्रॉफिट बनाएगा उसमें से कुछ पोर्शन खुद रखेगा और कुछ पोर्शन अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के साथ शेयर करेगा. ठीक है? क्योंकि आपके जब सेल में सवाल आता है कि डिपॉजिट होल्डर्स को प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो जनरेट कहाँ से कर रहा है, तो यहाँ से जनरेट कर रहा है. तो दैट होपफुली कंप्लीट्स द होल पिक्चर कि डिपॉजिट साइड कैसे डिफरेंट है और फाइनेंसिंग साइड कैसे डिफरेंट है. एसेंशियली इन अ नटशेल व्हाट यू सी, यहाँ पे बोरिंग एंड लेंडिंग को यूज किए बगैर शरिया कंप्लायंट मोड्स को यूज किया और बैंकिंग की वो सारी नीड्स जो कन्वेंशनल बैंक में होती हैं वो इस्लामिक तरीके से पूरी कर ली. Best. I think that gives us a wholesome picture. If Yeah. I were to conclude whatever you have said in simple words, is like conventional banking में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक fixed amount दे रहे, जब भी हम लैंड करते हैं तो हम एक fixed amount ले रहे होते हैं, किसी भी तरह का profit जो कि अलाउ नहीं है, that is right. और इनकी दो साइड है, एक डिपॉजिट साइड. You were partially correct. So just drill in that definition into your mind again. Any kind of loan that draws any kind of benefit. अगर वो बेनिफिट तो है लेकिन फिक्स नहीं है, लेकिन लोन के ऊपर किसी किस्म का भी बेनिफिट हो, चाहे फिक्स्ड हो चाहे ना हो, इट विल स्टिल बी इंटरेस्ट. हो सकता है कन्वेंशनल बैंक, हाँ, अगर कन्वेंशनल बैंक कल को आपको फॉर एनी रीजन ये कहे कि यार मैं आपसे लोन की बेसिस पे ले रहा हूँ पैसे, लेकिन एक महीने में आपको 20% दूंगा, एक महीने 18% दूंगा, तो फिक्स तो नहीं हुआ लेकिन इट्स स्टिल इंटरेस्ट बिकॉज वो बेनिफिट आपको लोन के ऊपर दे रहा है. सो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट ऑन लोन, then essentially is interest. ठीक है? And
if we need हम current account अभी भी खोल सकते हैं because there is no interest account like हाँ, associated with but it but even but in with a conventional bank. but with a disclaimer, this used to be the traditional opinion of scholars, what I just said, कि कन्वेंशनल बैंक के अंदर भी करंट अकाउंट खोलना, क्योंकि एक जमाने में पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल इनिशियली तो थे कन्वेंशनल बैंक्स, तो अगर किसी ने अकाउंट खोलना ही होता था उसको कहा जाता था कि यार चूंकि अब तो इस्लामिक बैंक्स तो है नहीं इनिशियली, तो इफ यू रियली हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट देन मेक श्योर इट्स नॉट अ सेविंग अकाउंट, क्योंकि आपको कम से कम इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप करंट अकाउंट खोलें। लेकिन नाउ जबकि इस्लामिक बैंक्स हैं और इवन कन्वेंशनल बैंक की इस्लामिक विंडोज हैं, there are a lot of scholars के वो कहते हैं कि यार अब कन्वेंशनल बैंक के अंदर किसी किस्म के भी अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, इस्लामिक बैंक्स आपके पास है। क्यों, why exactly, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि from a bank's perspective is the best thing to have your deposit in form of current accounts, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर्स को आपने को प्रॉफिट तो देना नहीं है, तो आप करंट अकाउंट होल्डर्स के डिपॉजिट से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि आप उनके पैसे से कमा तो रहे होते हैं लेकिन उनको आप कोई प्रॉफिट दे नहीं रहे होते। यू गेट द साइंस? राइट। तो अगर आपने एक कन्वेंशनल बैंक के पास अकाउंट खुलवाया, करंट अकाउंट ही खुलवाया है, तो आपको तो कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आपके उस पैसे से वो मजीद इंटरेस्ट कमा रहा है, खुद भी कमा रहा है, और आपको चूंकि दे भी नहीं रहा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ रही है। यू गेट द पॉइंट? तो अब चूंकि इस्लामिक बैंक्स हैं और कन्वेंशनल बैंक की भी इस्लामिक विंडोज हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलर्स वो कहते हैं कि यार अब कन्वेंशनल बैंक के अंदर किसी भी किस्म का अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए। हाँ, कोई मजबूरी हो फॉर व्हाटएवर रीजन, if in a case to case situation, अगर कोई बहुत ऐसी मजबूरी है जहाँ आप इस्लामिक बैंक के पास खुलवा ही नहीं पा रहे for some whatever reason, तो then उसकी अगर खुलवाना ही मजबूरी है तो फिर आप कन्वेंशनल बैंक में करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। I hope that clarifies the picture. If you still have any questions, you can just ask away. No, that clears up the whole situation, I guess. Just think, when it comes to Islamic banking, then हमारे पास जब हम लोग जब Islamic banking को पैसे दे रहे होते हैं, then Islamic banking is basically the partner who is deploying his skill and earning money on that the amount, whatever through different Sharia compliant transactions, yeah. And when it comes to lending side, deposit side, जो आपके पास लेने आ रहा होता है उसमें या तो आप डायरेक्ट बाय एंड सेल की ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या फिर आप मुदारबत कर रहे होते हैं, if I'm not wrong. So to sum it up, bank will have two sides: the deposit side, where people are interested in bringing the money to the bank, and there is the financing side, which is also called the asset side of the bank, जहाँ पे लोग पैसे लेने आ रहे होते हैं। तो डिपॉजिट साइड पे बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है, करंट अकाउंट होल्डर को छोड़ के जो सेविंग अकाउंट होल्डर उसकी अगर बात करें तो दैट्स बेस्ड ऑन मुदारबा, यानी बैंक उसका वर्किंग पार्टनर है, वो बंदा पैसे ला रहा है और बैंक उसका वर्किंग पार्टनर है, यहाँ उसका रिलेशनशिप डिपॉजिट साइड पे एज अ पार्टनर है, ठीक है। और जो फाइनेंसिंग साइड है, जिसको कन्वेंशनल साइड पे लेंडिंग साइड कहते हैं या एसेट साइड कहते हैं, वहाँ पे बैंक जो है वो मुख्तलिफ शरिया कंप्लाइंट ट्रांजैक्शंस में एंटर होगा, either as a buyer, as a seller, either as a lessor or lessee, or as a partner, और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस में एंटर होकर जो प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा खुद रखेगा और कुछ हिस्सा अपने उन डिपॉजिटर से जो सेविंग अकाउंट होल्डर से उनसे शेयर करेगा। So that's essentially the Islamic banking model in terms of an overview. Yeah. Without further ado, let's move on to the, क्योंकि हमने इस्लामिक बैंकिंग की बात करी तो अब इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि जो हमारी इस्लामिक फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है वो कैसी दिखती है, या इस्लामिक बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है कैसी दिखती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लैंडस्केप ऑफ इस्लामिक फाइनेंस को। Absolutely. Islamic banking industry, let's just talk about Pakistan first. तो पाकिस्तान में माशाल्लाह इसके numbers भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, they are very promising from its start, which was back in 2002 until now. ये हमारे को 22 साल बनते हैं। इस वक्त हमारे जो लेटेस्ट फिगर्स हैं इस्लामिक बैंकिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ के एसेट्स के सेंस में हमारे पास कितना शेयर है, डिपॉजिट्स के सेंस में कितना शेयर है, ब्रांचेस के सेंस में कितना शेयर है, सो वी हैव अराउंड 20 to 26% ऑफ द मार्केट शेयर रफली। कहने को थोड़ा कम भी लगता है, लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट कि पीपल हैव बीन यूज्ड टू अ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम, उनको एक चीज़ पे कन्वर्ट करना
It's not easy considering many different factors, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट पिछले दौरों में हमारे पास नहीं रही, रेगुलेटरी हिचेस हैं, लीगल फ्रेमवर्क के मसाइल हैं, उस सब के होते हुए 20 to 26% मार्केट शेयर होना इज अ बिग थिंग इस वक्त. टू गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, टू मिजान बैंक वाज द फर्स्ट इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में, और उस वक्त जब इवन व्हेन आई स्टार्टेड बैंकिंग बैक इन 2014-13, तो उस वक्त इनकंसीवेबल था कि टॉप 5 बैंक्स में कोई और आ सके. टॉप 5 बैंक्स कौन होते थे? HBL, द बिग नेम्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एलाइड बैंक, UBL, MCB. उन वो टॉप 5 बैंक्स कहलाते थे. उसके बाद जो बाकी बैंक्स थे वो बहुत बाद में थे उनके. देयर वाज अ ह्यूज गैप. So from that time till now, अब इस वक्त मिजान बैंक नंबर 1 पे है माशाल्लाह. So to overcome banks like HBL and UBL and whatnot, it's a huge achievement. So that not only tells you कि यार ये एक sustainable model है, Islamic banking model is a sustainable model. ये ऐसा नहीं कि आया लोगों के ज़हन में था कि initially सवालात थे कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसके पास सारे ऑप्शंस हैं नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स हैं कि नहीं है. तो मिजान बैंक प्रूव्ड कि यार सस्टेनेबल है एंड इज देयर टू स्टे एंड इज देयर टू ग्रो. इस वक्त जो ग्रोथ रेट है इस्लामिक बैंकिंग की पाकिस्तान में वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग. आई थिंक लास्ट ईयर कोई 11% और समथिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट थी हमारी. तो ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है पाकिस्तान के अंदर. उसके अलावा अगर इंटरनेशनल हम बात करें, इंटरनेशनली भी इस वक्त US डॉलर्स के अंदर अराउंड $3.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है. उसके अंदर भी ग्रोथ रेट में लास्ट ईयर की देखा था 6 to 7% ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंसिंग एसेट्स की दुनिया भर में. तो ग्लोबली जस्ट लास्ट कपल ऑफ वीक्स अगो, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कनाडा जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन के बहुत ही माइनर हिस्सा है, 2-3% होगा, बहुत हो गया. तो वहाँ पे बट बिकॉज दे नो कि यार इसमें इसमें लोगों का people are keen, to move towards Sharia compliant financing options. So they just announced in their budget the option of offering halal mortgages as opposed to conventional mortgages. उसका एक बकायदा उन्होंने account for किया. बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो non-Muslim countries हैं, वहाँ पे they are very keen on offering Sharia compliant assets. इंग्लैंड में इस वक्त इस्लामिक बैंक्स हैं, साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, US में है. पीपल विल बी सरप्राइज्ड. रशिया में इस्लामिक बैंकिंग हो रही है. So there are many countries who want to pitch themselves as the hub of Islamic banking in their local regions. वो शायद इस वजह से नहीं कि वो उनको इस्लामिक बैंकिंग बहुत पसंद है, बट दे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक तो जो 2007-2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके अंदर इस्लामिक बैंक की परफॉर्मेंस जब देखी कि these were the ones who suffered the least because they're asset backed. वो प्लस इस वक्त बहुत से ऐसे ममालिक में जहाँ इस्लामिक बैंकिंग प्रैक्टिस हो रही है, you'll be surprised कि उनके बहुत से कस्टमर्स नॉन मुस्लिम्स हैं. ठीक है, because there are a lot of practices that are ethical as opposed to conventional banks. There's a growing demand for it, and inshallah it's the way forward, and it's very likely in a matter of few years you will see even more growth in this industry. Specifically, State Bank in Pakistan has in their latest strategic plan that they've announced, I think last year, उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह 2028 तक तमाम बैंक्स पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग पे कन्वर्ट हो जाने चाहिए. तो लोकली भी इसका बहुत ज़्यादा इसकी बात चल रही है. बेस्ट. अब माशाल्लाह हमने लाइक इंडस्ट्री साइड तो डिस्कस कर ली, लैंडस्केप ऑफ दैट. सो आई थिंक अब कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड और डीप डाइव इनटू द एस्पेक्ट कि क्यों आपको लगता है लाइक फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव कि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं इस्लामिक लाइक कन्वेंशनल बैंकिंग इज वेरी स्टिल वेरी प्रिविलेंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बैंकिंग एंड पीपल आर नॉट shifting as much into Islamic banking, or maybe they have that view that सिर्फ नाम change है, or this is very prevalent कि सिर्फ नाम change है and product is still the same. So they have this concept. So I would like you to dissect this misconception and as much as you can explain this. Absolutely. Very, very particular question or relevant question you brought up. So first of all, let me start with a positive thing. Okay, there was a study done in 2014 by State Bank. It's called the Knowledge, Attitude and Practices Study, which was essentially a survey of the Islamic banking demand, both in terms of households and in terms of businesses. This was done back in 2014.
to gauge the demand of Islamic finance products and whatnot. तो उस स्टडी के मुताबिक तो वो ये था कि I have some of the figures in my mind still कि almost 95% of public से जब household यानी कि individual से जब सर्वे किया गया तो 95% of the people if given the option कि वो Islamic choose करें या conventional तो they were interested in Islamic. और ये चीज़ जब बिजनेसेस पे आ गई तो वो इतनी प्रॉमिसिंग तो नहीं बट स्टिल 73% सेट किया अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम इस्लामिक बैंकिंग चूज करेंगे. तो एक तरफ तो हमारे पास वो फिगर्स हैं बिल्कुल हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि बैंकिंग शेयर अभी भी 26% है इंडस्ट्री का अभी भी, तो एज अपोज टू 95% अगर डिमांड है तो फिर ये गैप क्यों है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है ये अभी से तो शुरू हुई नहीं, ये तो कई 100 सालों से इसका सफर शुरू होता है. ठीक है, तो पीपल हैव बीन यूज्ड टू अ सिस्टम, पीपल रेजिस्ट टू चेंज नेचुरली, चाहे छोटी सी चेंज भी हो. मुझे सिर्फ ये भी पता हो कि मुझे जाके एक जगह अकाउंट बंद करवाना है फिर मैंने एक और जगह जाके खुलवाना है, तो समटाइम्स पीपल कि यार कौन जाए कौन करे, बट डिमांड इज देयर एब्सोल्युटली. थोड़ी सी रेजिस्टेंस टू चेंज होती है, कुछ कंफ्यूजन बहुत सा मसला है. सच है इसमें ये भी समझने वाली बात है कि इसमें तो बहुत से लोग क्लियर हैं कि यार अगर वाकई कोई इस्लामिक बैंकिंग हो तो 95% लोगों का एटलीस्ट था कि दे विल ऑप्ट फॉर इस्लामिक बैंकिंग. लेकिन दिस इज ऑल्सो रियलिटी कि अभी बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि यार जो इस्लामिक बैंकिंग जो है वाकई में इस्लामिक भी है कि नहीं. ठीक है, तो उनके जहन में कोई यूटोपिक आइडिया होता है कि वो जन्नत से बैंकिंग आई वो इस्लामिक होगी. अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग इन इट्स करंट फॉर्म इज नॉट एग्जैक्टली इस्लामिक. और थोड़ी बहुत होगी, अच्छी बात है, लेबल लगाया हुआ है, जैसे आपने कहा लेबल लगाया हुआ है या कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, तो उसमें लोगों की भी गलती होती है. लोग बहुत सी चीज़ों में ना सुनी सुनाई पे चल रहे होते हैं, जैसे कि हाँ यार ये तो वही डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाते हैं. अच्छा, इसमें से एक मसला इस वजह से भी आया कि जब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की एफर्ट 1980s में शुरू हुई फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त आई थिंक फैसल बैंक बैक देन उन्होंने हाँ उसको इस्लामिक बैंकिंग जब उस वक्त शुरू हुई तो एसेंशली उस वक्त वाकई ये हुआ था कि उसको जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका था वो थोड़ा सा गलत था. हुकूमती लेवल से इस किस्म का एक सिस्टम आया कि ओवरनाइट चेंज की बात की गई कि यार कल से जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा, कल से प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग कहलाएगा. अब पीछे कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन चेंज नहीं हुई, कोई प्रोसेसेस प्रोसीजर्स तो चेंज हो ही नहीं, और सिर्फ आपने नाम चेंज कर दिए. तो इनिशियली तो लोगों ने कहा अच्छी बात है, लेकिन जब पता चला कि यार पीछे से कोई चेंज हुई नहीं, सिर्फ नाम चेंज हुए, तो कंफ्यूजन का नुकसान या खमियाजा आज तक हम किसी हद तक भुगत रहे हैं, क्योंकि पीपल आर स्टिल अंडर द सेम माइंडसेट कि यार आज भी वैसे हो रहा है. हालांकि अब जब 2002 में इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई मिजान बैंक के स्टार्ट के साथ, तो वो फिर प्रॉपर तरीके से कि हर बैंक का एक पूरा एक शरिया बोर्ड होता है जिसमें क्वालिफाइड शरिया स्कॉलर्स होते हैं, फिर उनका पूरा मैकेनिज्म होता है, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है, फिर शरिया ऑडिट्स हैं, फिर शरिया रिव्यूज़ हैं, फिर एक्सटर्नल शरिया ऑडिट्स हैं, फिर स्टेट बैंकिंग इंस्पेक्शन टीम है. तो दे मेक श्योर कि द होल प्रोसेस इज जेन्युइनली इस्लामिक, चाहे वो इस्लामिक बैंक्स हो चाहे वो कन्वेंशनल बैंक की इस्लामिक बैंकिंग विंडोज हो. दोनों सूरतों में द मॉडल इज द एग्जैक्ट सेम. स्टेट बैंक के अपने पहले एक ज़माने में इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट होता था, अब उसके दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए, बट स्टेट बैंक का अपना एक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है टू केयर टू इस्लामिक बैंकिंग नीड्स. तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो कन्फ्यूजन्स थी उसको समझें. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कन्फ्यूजन्स हैं तो उन लोगों से समझें जो इस बारे में जानते हैं. सिर्फ सुनी सुनाई पे चलेंगे तो इट विल लीड टू मोर कन्फ्यूजन्स. और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मेरे अब्बू से जब गुफ्तगू होती है ना, तो वो यही कहते हैं कि यार अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल किसी बाहर के मुल्क में जाता है, तो अगर उसको और कुछ नहीं पता कि यार हलाल गोश्त खाएं हराम गोश्त खाएं, एक दुकान आपको बाकायदा क्लियरली लिख के दे रही है कि हलाल गोश्त ऑफर्ड है, तो अगर आप तहकीक में नहीं भी पढ़ते आप बोलेंगे यार कम से कम इससे लेबल तो लगाया हुआ ना. इफ यू नो नथिंग एल्स अबाउट इट, आपको ये भी नहीं पता कि ऑफर करने वाला मुसलमान है नहीं है, उसने ज़िबा किस तरीके से किया, हैंड स्लॉटर किया, मशीन स्लॉटर किया, एट लीस्ट as opposed to a shop that does not even claim Islamic and there's a shop that claims it's halal meat, तो आपका इंक्लिनेशन किस तरफ होगा? आप कम से कम आप इसके रिस्पॉन्सिबल तो होंगे ना कि आप हलाल ऑप्शन चूज करें, अगर आपको और कुछ नहीं भी पता. बट आई गो अ स्टेप अहेड, क्या लोगों को पता होना चाहिए अगर इस्लामिक है तो क्यों है, इस्लामिक नहीं है तो क्यों नहीं. माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशली पीपल लाइक योरसेल्फ आर एजुकेटेड पीपल. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड इज देयर, लेकिन इसमें मजीद एफर्ट्स की ज़रूरत है लोगों को इन्फॉर्म करने की, लोगों को एजुकेट करने की. और इंशाल्लाह द पॉजिटिव साइड इज कि ग्रोथ रेट इसका बढ़ ही रहा है, पीछे नहीं जा रहा.
और अब माशाल्लाह जो मुख्तलिफ सेगमेंट से कुछ हिंड्रेंसेस थी कि हम कहते थे गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, रेगुलेटरी सपोर्ट नहीं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो रहा है। तो इंशाल्लाह 2027-28 तक ना सही बिलफर्ज, होपफुली 2030 तक 35 तक यू सी कि इंशाल्लाह एंटायर इंडस्ट्री विल कन्वर्ट। Mashallah. I think that's a major stuff, like stuff that I didn't knew about. कि पूरा banking system, like Islamic पे convert हो रहा है. I think that's the main takeaway from this. And without, like, I mean, wasting a little bit of time because I know time is tight, and so I really want to jump into कि समझ लें जैसे मेरे जैसा एक बंदा है, सही है, अभी यूनिवर्सिटी में, और वो आपके पास फॉलो करना चाहता है, सही है, वो शरिया कंप्लाइंट की सर्टिफिकेशन भी चाहता है, वो थोड़ा सा इस्लामिक बैंकिंग के बारे में भी जानना चाहता है, और वो अपने आप को एजुकेट करके इंडस्ट्री में इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ही जाना चाहता है, सही है, बिकॉज कन्वेंशनल बैंकिंग आई डोंट थिंक इज एन ऑप्शन फॉर मी और कोई भी मुस्लिम के, हाँ, तो अगर वो इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, सो व्हाट पार्ट डू यू सजेस्ट, क्योंकि आपने तकरीबन माशाल्लाह से बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हुई है ना, तो व्हाट पार्ट डू यू सजेस्ट क्या बंदे को कैसे स्टार्ट लेना चाहिए? हाँ, well, it always helps if you have any kind of formal certification or degree in Islamic banking, उसमें help होती है लाजमी तौर पे। career path की अगर बात करें तो there are few good things that I would suggest कि इसमें एक पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के नाम से कुछ अदारे हैं जो 1 साल का आपको इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर, तकाफुल के ऊपर एक अच्छा आपको ओवरव्यू मिल जाता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एन ईयर, इसमें आपको वीकेंड्स के ऊपर दो लाइक couple of hours on Sunday, couple of hours on Saturday आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बट you not only you learn a lot from the you know the champions of this industry, the seniors of this industry, सारे senior sharia scholars वहाँ पे आके आपसे शेयर करते हैं अपनी नॉलेज। दूसरा, you make a lot of connections, ठीक है, there are people from the regulator, state bank, there are people from the industry, so it's a very good investment that I believe you can depending on your schedules and whatnot, that's a very good option, but until you can start that, at least आप यूट्यूब पे आपको बहुत से इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेसिक इस्लामिक बैंकिंग होती क्या है, कैसे होती है, अब तो आपको बहुत सा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे इसकी बुक्स मौजूद हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट अंटिल यू कैन स्टार्ट दैट 1 year थिंग दैट आई जस्ट मेंशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर कराची यूनिवर्सिटी से भी होता है, मैंने किया था सेंटर फॉर इस्लामिक इकोनॉमिक्स, बैतुल मुकर्रम मस्जिद, being offered by Darul Uloom Karachi. It's a very good option. Or then link up with use LinkedIn, link up with people like myself and other seniors in the industry, try to find out about different career options, and the world is there for you. Computational finance के लोग अब digital banking में माशाल्लाह काफी आ रहे हैं. I believe you guys are from computational finance. Yeah. So yeah, that's what I would like to say. I think that's a very comprehensive, and I mean, can we focus on the industry aspect, matlab jaise professional aspect of it, because you told the education aspect, right? Yeah. So can you talk about like a little bit of professional aspect के अगर हमें थोड़ा सा एक basic idea of paths अगर आप दे दो, Yeah. देखें जैसे एक fintech का path है, एक Islamic finance, so Yes. I would love to hear that from you. So, but for people like I'll just for clarification, it's for people like what kind of people are you talking about? Just any engineering students, NED students, computational finance students, or what in general? So my general audience is people from business, finance, commerce, and computational finance. So people who are kind of associated with any type of financing, I want to talk to them and reach out to them. So first thing which is something that you also mentioned before कि ये ज़हन में रख लें कि अगर banking side या finance side पे आना है, just make sure one thing first of all, that has to be your first check कि वो Islamic finance side पे आना है. Conventional banking should not be an option because none of us wants to engage in a war with Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that should not be an option. जब आपके ज़हन में होगा कि यार मुझे उसमें जाना नहीं, so यार now आप थोड़ा सा clear minded होगा कि आपने Islamic finance side अगर banking side पे आना है, तो you have a lot of options. आपके पास banks हैं, आपके पास तकाफुल companies हैं, आपके पास mutual fund companies हैं जो Islamic financial services offer कर रही हैं. अब तो बहुत सी banks मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर career fairs या उनके इस किस्म के events होते हैं जहाँ से वो management trainee officers, बैच ट्रेनिंग ऑफिसर्स के स्ट्रीम्स भी निकालते हैं. वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स होती हैं फॉर पीपल लाइक फॉर जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट.
तो उनके लिए वो टेलर मेड स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रोटेशंस भी शुरू में मिलती हैं, एंड देन दे हैव अ वेल डिफाइंड करियर पाथ इन बैंकिंग. तो आई थिंक लुक फॉर दैट. आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तो आई थिंक ज़्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बैंक्स खुद जाते हैं, वरना बैंक्स की वेबसाइट्स, बैंक के लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड टूल. लिंक्डइन पे बहुत से अच्छे बैंक्स अपने लिंक्डइन पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते हैं. कीप एन आई ऑन दैट. बैंक्स की वेबसाइट्स ऑब्वियसली हैं, एंड देन बेसिकली नेटवर्क विद पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री. लिंक्डइन बहुत अच्छी रिसोर्स है. और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर अब तो एज आई सेड कि अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर लेंगे तो उससे आपकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग वहाँ से भी हो जाती है. IBA सेंटर फॉर एजुकेशन इन इस्लामिक फाइनेंस कराची के अंदर एक बड़ा अच्छा अदारा है. IBA के अंडर ही उन्होंने इस्लामिक फाइनेंस का एक अपना स्ट्रीम निकाला हुआ है, तो वहाँ पे वो कुछ सर्टिफिकेशंस कराते हैं. तो द गुड पार्ट इज कि वहाँ जाके आपके मुख्तलिफ लोगों से नेटवर्किंग बड़ी अच्छी हो जाती है. पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री देमसेल्व्स, उनसे आपकी जान पहचान होती है, एंड देन यू फाइंड आउट डिफरेंट ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ. And then last but not the least, कि obviously अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह we want to, अगर हम चाहते हैं कि हम इस conventional finance से बच के अपने लिए we want to choose this path for us, so please make it easy for us. That's always important. I think that's very important. The last message, I think that should be prevalent and very common thing. कि हाँ वाकई कि सब चीजें देने वाला तो अल्लाह ही है. Only He can guide us to right the path. We can only look for resources and we can only put in the effort. The rest of rest of it is up to us. And if for whatever reason banking you don't seem to find something in the initial years, no need to be demotivated. Everything is written for you. Your time will come, inshallah. And if for whatever reason not banking, then the whole world is there for you. The banking is not the only option for you in life, right? You always keep that in mind. Nice. Yeah. Like for me, I want to discuss is like if you can like specify some names of the bank major chunk hai Islamic banking major naam we should look forward to them, or we can dive into this bank itself. अगर आप वो थोड़ा सा हाईलाइट कर दें हमारी कॉमन स्पेशली फाइनेंस वगैरह पब्लिक वाले के लिए जो स्पेशली प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, that would be amazing. हाँ, तो I think being an ex-Mizan banker myself, Mizan Bank is probably one of the best options. It's a huge bank right now, very very high growth rate, mashallah. A very employee-centric bank. So it's a very good option to start with if you can land something in Mizan Bank, and then it's one of those banks जहाँ पे मुख्तलिफ streams हैं. ACC students के लिए मुख्तलिफ streams हैं banking में enter होने के लिए, specific to ACCA. Then मुख्तलिफ की career fair options होते हैं मुख्तलिफ universities के अंदर. I'm not sure NID के अंदर होता है कि नहीं होता, but मुख्तलिफ universities में होता है. That's something I'm aware of. तो उनकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स के नाम से स्ट्रीम्स होती हैं पासिंग आउट स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट कर गए होते हैं या करने वाले होते हैं. That's probably one of the best options. Mizan Bank, Alfla Islamic की बहुत अच्छी stream है graduate students के लिए, या people are about to graduate. So basically इनमें आपको क्या होता, just make sure any Islamic bank या their window, तो उसमें Mizan Bank I'll probably rate the first, then Bank Alfla Islamic, then there's HBL is doing very good. HBL की stream बहुत बड़ा bank है. You get to work with a lot of professional people, very senior people. But then to be honest, I mean, despite the fact that I mentioned these 2 or 3 options, it doesn't really matter. Just make sure कि आपकी दफा initially आपकी stage पे preference ये होनी चाहिए कि आपको की entry मिल जाए. That should be the main target, main goal. It doesn't really matter कि आपको कहाँ मिल रहा है. Once you get the head start, जहाँ एक दफा आपका start मिल जाए, then moving to other banks is not really a big issue. वो फिर आप you figure out कि यार मेरे लिए कौन सा इस वक्त बैंक अच्छा है, मेरे डिपार्टमेंट के हिसाब से, मेरे इंक्लिनेशन के हिसाब से. But the main focus should be getting an entry. अगर आपको किसी भी इस्लामिक बैंक या उसकी एक कन्वेंशनल बैंक की इस्लामिक बैंकिंग विंडो में एंट्री मिल रही हो, and it aligns to something that you want to do in terms of what department it is, then go for it. इसमें शुरू में आपका pick and choose के बहुत ज़्यादा options normally होते नहीं हैं. Just go for any option that you come across. And last thing I want to ask is for the young
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो अभी भी इनिशियल ईयर्स में हैं एंड दे वांट बिकॉज ट्रेडिशनल बैंक्स जब हम बात करते हैं ना सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान में ना कि देयर इज एन ऑप्शन टू डू एन इंटर्नशिप्स अलॉट कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब पार्ट टाइम इंटर्नशिप आई मीन अ लॉट ऑफ बैंक्स आर ओपनिंग अप टुवर्ड्स दैट लेकिन जो Yes. अनट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं वो इतने हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में हमें इतने मिलते नहीं है. So if you can talk a little bit about that, maybe जो knowledge है ये जो मेरा conception है हो सकता है गलत हो. अब बहुत सारे banks को introduce करा रहे हो कि students को लेना चाहते हो, students आए सीखे करें. So बिल्कुल if you can बिल्कुल highlight that part. I'll take the last part of your question कि अब वाकई ऐसा है बहुत से banks including myself I've worked with a lot of internees तो बहुत से banks में अब banks are very open to have internees. It's a win-win situation. Banks को internees costly नहीं पड़ रहे होते बहुत ज़्यादा. Internees are looking for industry experience. They get the experience. ठीक है, alongside their studies, it's a 2-month stint, 3-month stint, 4-month stint, depending on whatever is possible for you. It's a win-win situation. और इसका बहुत आसान तरीका ये होता है कि हो सकता है आपके बॉस से जाने वालों में से कोई ना कोई इस्लामिक बैंक्स में ऑलरेडी हो. Get in touch with them. If not, then LinkedIn is always there. It's a very good tool. हम में से बहुत से लोग के अकाउंट्स वहाँ पर होते हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स के भी होते हैं, स्टूडेंट्स के भी होते हैं. सो कॉन्टैक्ट अस, लेट अस नो, क्योंकि इसमें हम भी हमारी भी विलिंगनेस होती है, उसमें हमें भी फायदा होता है. एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस टू बी ऑनेस्ट एंड टॉकिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ज़रा सा भी कोई डिसेंट परफॉर्मर भी होता है इंटर्नशिप के अंदर, सो चांसेस आर कि जब कोई फुल टाइम पोजीशन ऑफर होगी और उसकी पढ़ाई खत्म होगी तो उसी को ऑफर करेंगे, क्योंकि उससे आपका एक ट्रस्ट रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो चुका होता है. यू गेट टू नो द पर्सन एंड एज एन अटर्नी यू गेट टू नो द बैंक कि यार ये इंडस्ट्री आपके लिए है भी कि नहीं है. If this is a department you want to work on later on, तो it's a win-win situation. So options बहुत हैं. There's hardly any bank I know कि जो ऑफर नहीं करता. हाँ, ये होता है किसी जगह बहुत ज़्यादा फॉर्मल प्रोसेस होता है, किसी जगह इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, बट नॉट ओनली यू गेट पेड but आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है और हर किस्म के डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप्स मिलती हैं. एंड इट्स एज सिंपल एज शूटिंग आउट अ मैसेज ऑन लिंक्डइन, गेटिंग इन टच विद एनी person from banking industry in a department of your choice, get in touch with them and flow with the conversation. Jazakallah, Jazakallah. I think that was the main essence that I wanted to discuss related to Islamic banking and Islamic finance, the whole topic that I wanted to discuss and dive into. And one last thing that I want to ask you, and that I would love to like ask all of the professors, all of the individuals that we interview or have podcasts with generally, is that a general advice or message that you want to normalize and one big mistake that you have made in your whole career. So there are two things. If you can discuss it with that we're done. The first one is easy. So the first one is कि यार for a lot of people, I believe I'm mostly going to be talking to educated audience. So a lot of us, we have the capacity to read and learn. And Islamic finance is something that pertains to all of us. If not now, then maybe at some point in our lives. If not as a career option, then at least as an individual need. हमें से किसी न किसी को किसी न किसी पॉइंट पे लाजमी तौर पे बैंक अकाउंट्स तो खोलने हैं. अगर फाइनेंसिंग या लोन नहीं भी चाहिए बैंक से, जब भी अकाउंट्स तो चाहिए. सो इट्स समथिंग दैट परटेन्स टू ऑल ऑफ अस. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो कि भाई इसमें जैसे हम और चीज़ों में हलाल हराम का सीखते हैं, नमाज कैसे पढ़नी है, या खाना हलाल हराम सिर्फ खाने में नहीं होता, ये हमारे मामलात के अंदर भी होता है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये उन चीज़ों में से है जिसके बारे में हम सुनते हैं ना, क़यामत के दिन इंसान से 5 चीज़ों के बारे में सवाल किए जाएंगे. पैसा कहाँ से कमाया, पैसा कहाँ खर्च किया, ये उन सवालों में से है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब अकाउंट खोल रहे हैं या जो भी अपनी बैंकिंग नीड्स पूरी कर रहे हैं, दे हैव टू बी शरिया कंप्लाइंट. सो जस्ट मेक श्योर, आई डोंट से कि आप अल्फा इस्लामिक से करें क्योंकि मैं अल्फा इस्लामिक में हूँ, बट मेक श्योर इट्स एनी इस्लामिक बैंक. और इस्लामिक बैंक्स हैव द सेम काइंड ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. हर एक के पास शरिया एडवाइजर्स हैं, शरिया बोर्ड है, दे आर ऑल शरिया कंप्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह. जस्ट मेक श्योर, अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं कि इस्लामिक बैंकिंग वाकई इस्लामिक है कि नहीं, तो आपको माशाल्लाह you have lot of Sharia scholars in this day and age. Contact them, get in touch with them. अगर आप directly नहीं कर सकते तो they have YouTube lectures, their books. अगर आप Google कर लेंगे Introduction to Islamic Finance by Taqi Usmani, for example, you'll get to know the basics कि क्या होता है क्या है, and then make an informed decision कि अगर वो इस्लामिक कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं भाई. Just because वो कह रहे नहीं है, it's because कि it's based on solid foundations. कुरान हदीस उसकी क्या आपको रूट्स मिलती हैं. सो मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अगर आपको कंफ्यूजन है भी.
और अगर कंफ्यूजन नहीं और आपके पास टाइम भी नहीं है इसके पीछे पढ़ने का या समझने का, तो जस्ट नो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक चीज़ एटलीस्ट आपको इस्लामिक क्लेम कर रही है, सो यू हैव नो रीजन टू चूज अदरवाइज। यानी कन्वेंशनल बैंक के बारे में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि इस शरिया नॉन कंप्लाइंट, राइट? सो if at least something is claiming to be Islamic, at least go for it. But as an educated person, try to read it up, try to understand it, and if you have confusions, ask people who know, and ask people who know, who working in the industry. बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड भी कर रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है, they are not in the industry, बाहर से सुना के, and they are good speakers, और वो आपको confuse करेंगे उल्टा. So that's also something to be careful about. Be aware. And your second question was, what's one big mistake? Yeah, that you learned from, maybe made, that you remember. Well, I don't like to call these mistakes, to be honest. I like to call these learning experiences. And in my opinion, there's nothing such as mistake in that sense. I mean, to be honest, now that you have asked for it, it's hard to come up with one. But these are all learning experience, to be honest. Sometimes आपको लगता है वो mistakes I हैं. mean, हाँ. I wanted to highlight the part के जिसमें जैसे जो चीज आपने की हो लेकिन आपको लगता हो कि that you could have avoided, or someone who wants to follow your path can do earlier in stage of life. मतलब जो चीज आपने बाद में जाके की पहले हो सकती थी. ऐसे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, मतलब जिससे एक्चुअली जब भी हम मिस्टेक्स या फेलियर्स के बारे में बोलते हैं ना, बहुत अच्छे लेसन्स मिलते हैं हमारे ऑडियंस. So that's why I'll always ask a question related to that. That's a very unprompted question, and I want to know कि exactly कोई ऐसी चीज जो आप you could have, maybe it could be regret, it could be advice, it could be anything that you learned. I mean, always try not to assume a lot of things in your life. Try to ask people who know. A lot of times, especially in matters that pertain to us in terms of Islamic stuff, for example. Yani, I'll give you my own example. जैसे अभी हमें बहुत से लोगों को जो financial matters हैं, people are generally unaware कि a lot of them pertain to us. Zakat, for example, I'll give you my own example. When I started earning, I was under the impression कि यार ये तो certain time पे एक wealth जमा होगी फिर देंगे, so I did not learn about it until at a later point I realized that this is applicable on me as well. So, and I should have been paying zakat on the last so many years as well, when I did not even have the realization. ये तो पता था कि zakat देनी होती, लेकिन कब से देनी है, कितने पे देनी है. So I think it's important to learn about the basics. बहुत ज़रूरी है before time passes, before it's too late. बहुत सी चीज़ें हम पे applicable हैं, हमें पता ही नहीं होती. So getting one thing, हाँ बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई ऐसा आलिम ऑनलाइन कोई ना कोई हो रहा चाहिए जिससे आप constantly an आलिम बड़ी kind of thing जिससे आप टच में हो. It's very important and or authentic हो. Just because it's very important, especially in this day and age, कि आप हर अच्छा बोलने वाला, ज़रा सी बातें करने वाला is not necessarily authentic and genuine. So get in touch with somebody authentic, genuine, जो आपको लगता है कि यार वाकई he's following the correct path, alhamdulillah, and get in touch with them and be friends with them, क्योंकि आपके day to day affairs में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में जाके पता चलती हैं कि यार ये I did not even know. So be in the habit of asking around and also if possible then try to learn things. alhamdulillah इस ज़माने में तो बहुत से options हैं जो आपके studies के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने दीन को सीखने के लिए. इवनिंग्स एंड वीकेंड ऑप्शंस है. आई कैन लेट यू नो अबाउट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. आई वेंट टू वन एज वेल. So it's very important to be in touch with your deen, because that is the essence of whatever we do. ये जो podcast है ये भी उसी सिलसिले में ही है, क्योंकि ultimately one thing which I'll summarize everything up with, कि the success of in this life and the hereafter, इसकी एक डेफिनेशन हमारे अपने ज़हनों में होती है. स्टूडेंट्स हमारी होगी कि यार हमारा बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाए, बड़ी अच्छी जगह जॉब लैंड हो जाए, फिर वहाँ हमारा करियर बड़ा अच्छा प्रोग्रेस हो जाए. बट अल्टीमेटली इन द ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय दीज थिंग्स. अल्लाह सुब्हान तआला के नज़दीक जो सक्सेस या लैक ऑफ सक्सेस है वो कुरान मजीद के अंदर आता है ना, कि जो शख्स मफहूम है, जो शख्स जन्नत में दाखिल हो गया, जहन्नुम की आग से महफूज हो गया, ये शख्स कामयाब है. तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा आई बिकम ए CEO ऑफ अ कंपनी, ठीक है, या मैं अपना बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत तीर मार लूँ, बट इफ आई एम नॉट कनेक्टेड टू अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट, देन इट कुड बी ऑफ नो यूज एट द एंड, राइट?
So make sure you are in touch with some Sharia scholars who you're comfortable with, and make sure they're authentic ones. If you need any guidance and help in this regard, I'm here as well, inshallah. And that's about it. Thank you so much. I really liked the last aspect of the message, that have a scholar. It's like a very common like guidance के आपको बेस्ट में भी, या फिर आप जो आपके कोर्सेज में हो रहे हैं वहां पे भी एक चीज मिलती है कि लाइक आप मेंटोर रखें. एंड आई Yeah, थिंक absolutely. इस्लामिक एस्पेक्ट से इतना ज्यादा प्रिवलेंट नहीं है, बट आई थिंक दिस शुड बी प्रिवलेंट कि आपके पास एक आलिम कनेक्शन में होना चाहिए जिससे आप अपनी क्लैरिफिकेशन कर सको. And him being authentic is like a major big chunk that people might find difficult. So another topic that we can discuss is like Absolutely. finding the right people, and so that's an amazing advice. I really loved the No, last you can aspect get of in touch Ravna. with me. I can help you guys. So Jazakallah sir, that was such an amazing discussion. I Thank you so really, much. really, really enjoyed it and also learned a lot. That's the point. I wanted to learn myself and I wanted to share that journey with others because others can pick up. I have a little bit of reach as much as I can. As I'm learning, I wanted to share it with as much of my fellow mates as I can. So thank you for giving us the opportunity to actually come, teach, and talk about it. I think it really means a lot hearing, especially hearing from an industry profession. आपको नॉर्मली टीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जो कि ऑब्वियसली इंडस्ट्री में मौजूद है, फिर वो आके बात करे, सो दैट सीम्स अ लिटिल बिट, दैट्स मोर हेल्पफुल क्योंकि वो उसको थोड़ी सी बैकग्राउंड होता है कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. सो आई एम सो थैंकफुल फॉर योर टाइम, फॉर कॉपरेशन आने के लिए. इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो आपके साथ हमें आपके जॉब रोल के ऊपर एग्जैक्टली क्या चीज look forward करते हैं, because you have a lot of experience and you have been in different job roles. So we would love to discuss about all your experience, focusing on what exactly did in that job role. सही है कि उस job role में exactly आप कर क्या रहे थे, because a lot of the times, especially students like us who want to go to the industry, we have the job titles, but we don't know exactly कि उस job title में बंदा कर क्या रहा होता है. True. Because, and that also varies from like company to company, from like environment to environment. So like we would love to discuss कि आपने उस job role में exactly क्या किया, कैसे किया, and we would love to dive into that. Sure. So jazakallah for being here. We are very thankful. इंशाल्लाह हम इससे थोड़े से clips निकाल के, podcast निकाल के, इसको थोड़ा सा edit करके हम आपके साथ जरूर share करेंगे, and we would love to discuss another meeting with you. Okay. Thank you. Jazakallah. Thank you so much. Okay. Allah Hafiz.